आज हम लोग जो सार्वभौम में वयस्क मताधिकार, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, ये हमारे भारतीय संविधान की सबसे बढ़िया खूबसूरती है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, किसको अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कहाँ पे, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के चुनाव में। ठीक है, तब तक लोकसभा का चुनाव जो होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव का चुनाव में होता है, तो वहां पे आपको ना कि उम्र सीमा तय की गई है। उस उम्र सीमा के अंतर्गत, ठीक है, जो भी लोग आते हैं उनके पास जो कागजी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी प्रक्रिया होता है वो सभी लोग वोट दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाती है। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए। उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं की जाएगी। वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, ठीक है, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा जाता है क्या नहीं है। इसमें जो चीज लिखी हुई है ना, मेनली यही है। ठीक है, धर्म है, जाति है, लिंग है, साक्षरता है, लिटरेसी या फिर संपदा जिसको वेल्थ कहते हैं। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति से आप वोट देने के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना मतलब यहाँ पे इन आधारों पे किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन पहले कितनी थी, अधिक थी। लेकिन आपको 89 में तारीख इंपॉर्टेंट है, कौन सी संविधान संशोधन किया गया, तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, कब किया गया था, कब किया गया था। 16 ठीक है, अधिनियम की बात 1989 करेंगे में। ना, तो अधिनियम तो 88 ये में ही आया था, लेकिन 1988 में। प्रस्ताव जो था 89 से लागू होता है। ठीक है, और 1989। 18, हाँ ठीक है। उम्र सीमा पहले कितनी थी, तो पहली जो थी 21 साल थी। कितनी थी, 21 30। साल थी। 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया, ताकि अधिक से अधिक और भी लोग जो है सो मतलब ये चुनाव प्रणाली में क्या करे, पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 61वां संविधान संशोधन कब होता है, 1988 में होता है। 1989 में क्या किया जाता है, उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे बेहद देश के विविध आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। ठीक है, मतलब उस समय हमारे देश की आबादी की बात करेंगे तो 33-34 करोड़ के आसपास आबादी थी, उतना बड़ा देश था। जनसंख्या की बात की, गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा था, सामाजिक असमानता था, अशिक्षा था, आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं के द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू करना एक बड़ी चुनौती थी। और उस समय देश में चुनाव कराना भी एक बहुत बड़ा समस्या था। जब निर्वाचन आयोग के जब अधिकारी जब गांव में जाते थे वोटिंग के लिए, लोगों का नाम जोड़ने के लिए, तो सबसे ज्यादा दिक्कत उनको महिलाओं का नाम जोड़ने में आया। ठीक है, तो महिला जो थी ना अपना नाम ही नहीं बताती थी। ठीक है, ना अपना नाम बताती, ना अपना हस्बैंड का नाम बताती थी। अपना नाम बोलती थी सोनू के मम्मी, गोलू के मम्मी, इस तरीके से बोलती थी, ना अपना नाम नहीं बताना चाहती थी। हस्बैंड का नाम बताने आ रहा है, गोलू के पापा। अभी भी गांव देहात में महिला जो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती थी। निर्वाचन आयोग को बहुत अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ा था शुरू में वयस्क मताधिकार को लागू करने के लिए, और साथ में सभी लोगों को मताधिकार देने के लिए। तो भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस से सभी लोगों को धीरे 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 मताधिकार दिया गया। जैसे विश्व में मताधिकार देने का क्रम क्या था, सबसे पहले वैसे लोगों को मताधिकार दिया गया संपत्ति के अधिकार बनाकर, जिनके पास संपत्ति था उनको मत देने का अधिकार दिया गया। धीरे धीरे फिर से मांग उठने लगी तो पुरुषों को मत देने का अधिकार दे दूंगा। बाद में क्या हुआ, महिलाओं को मिला। बहुत समय तक मजदूरों को मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन भारत में क्या हुआ, सारे ही समुदाय, सारे ही धर्म, सारे ही जाति, सारे ही लोगों को एक साथ मत देने का अधिकार दे दिया गया, जो कि बहुत बड़ा वर्क था। ठीक है, ये बहुत एक सराहनीय और महान कार्य था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में भी वृद्धि करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आम जनता के स्वाभिमान में बहुत अधिक मतलब क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, योगदान देता है। जैसे मान लीजिए आपको है ना, जैसे आप देखिएगा भले ही कभी नेता आपसे कभी ढंग से बात ना करे, लेकिन जब वोट लेने आएगा तो देखिएगा आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, तो उससे आपको क्या प्रतीत हो रहा है, आप स्वाभिमानी है। आपका वोट का कीमत क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, आपका वोट क्या है, अतुलनीय है। एक वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को। तो जनता के स्वाभिमान में क्या करता है, ठीक है, वृद्धि करता है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, तो काफी अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ में आप देखोगे तो समानता के सिद्धांत को लागू करता है, बिल्कुल, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, मैटर नहीं करता, सबको क्या है, समान अधिकार है वोट देने का। तो ये समानता के सिद्धांत को भी मतलब क्या करता है, लागू करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो ये वोटिंग का जो अधिकार है तो क्या क्या चीज को लागू करता है? समानता के अधिकार को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है, कमजोर वर्गों को नई आशा और प्रत्याशा जगाता है, मतलब उनको आशा देता है, होप देता है। ठीक है। आप बोलोगे सर कमजोर वर्ग को कैसे हितों की रक्षा करने का अवसर देता है? मान लीजिए कमजोर वर्ग के लोग जो है या फिर अल्पसंख्यक लोग जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। जब उनका प्रतिनिधि जब चुनाव जीत कर जाएगा तो सदन में उनकी बात करेगा, तो उनके अधिकार की बात होगी। तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने का अवसर भी देता है, जो कमजोर वर्ग को नई आशा दी जाती है। ये सारी चीज जो है जो आपको किसमें है? यूनिवर्सल पंचायत या फिर बात करेंगे सार्वभौम मताधिकार, वयस्क मताधिकार। अब आते हैं हमारे यहाँ, जब देश में ना सिटीजनशिप की बात आई तो बोला सबसे पहले नागरिक का डिफिनेशन क्या होगा, नागरिक कौन होंगे और किनको नागरिकता मिलनी चाहिए, भारत में किस प्रकार की नागरिकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन चीजों को ध्यान में रखा कि भारत में जो नागरिकता जो होगी सिंगल सिटीजनशिप होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति केंद्र का नागरिक, मतलब देश के नागरिक के अलावा किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं होगा। लेकिन ये फेडरल, अगर बात करेंगे फेडरल का, इस संघीय संविधान का लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? ये संघीय संविधान का लक्षण है क्या? नहीं। अगर कभी भी बोलेगा ठीक है भारतीय संविधान की आलोचना करे तो भारतीय संविधान अर्ध संघीय है तो मैं एकल नागरिकता आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो संघीय संविधान में डुअल सिटीजनशिप पाया जाता है, जैसा कि आप अमेरिका जैसे देश में देखते हो, क्या होता है वहां पे? डुअल सिटीजनशिप है। जैसे अमेरिका में कोई राज्य है, जैसे मैं नाम का एक राज्य का नाम लिखा है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क, तो कोई व्यक्ति जो होगा न्यूयॉर्क का कोई व्यक्ति ये है तो न्यूयॉर्क का नागरिक होगा, सबसे पहले अपने राज्य का नागरिक होगा, उसके बाद वो यूएसए का नागरिक होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी डुअल सिटीजन है, लेकिन पाकिस्तान में डुअल सिटीजन दूसरी ढंग का है। मतलब पाकिस्तान में कोई व्यक्ति लाहौर का नागरिक होकर नहीं हो सकता, वो दूसरे देश का सिटीजन ले सकता है। जैसे पाकिस्तान का सिटीजन रहते हुए कोई यूके का सिटीजन हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। जैसे आप किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप को लेंगे उसी दिन से आपका सिटीजनशिप समाप्त माना जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में हमारी सबसे बढ़िया विशेषता है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल एवं संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कैसा एकल भी है और संघीय भी है, मगर इसमें केवल एक नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात हमारे यहाँ जो नागरिक होंगे, किसका नागरिक होंगे? हम लोग किसके नागरिक हैं? अगर आपसे पूछेगा आप किसके नागरिक हो, बिहार का नागरिक बोलोगे कि बोलोगे भारत के नागरिक हैं? क्या बताएंगे आप? हाँ, ठीक है, भारत तो कभी कोई पूछे कहाँ के नागरिक है तो ये मतलब मुझे हम अपने बिहार के हैं, ये नहीं। ठीक है, आप नागरिक भारत के हो। ठीक है, कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। ठीक है, उसी दूसरी तरफ अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उनकी भी नागरिकता होती है। ठीक है, इसीलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है। पहला, राष्ट्रीय सरकार द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकार दी जाती है उसका भी उसको लाभ मिलता है, और दूसरा लाभ उसको किसके द्वारा मिलेगा? राज्य सरकार के द्वारा मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे भारत के संदर्भ में कुछ बात जान लेते हैं। भारत में सभी नागरिकों को चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हो या रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता का समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई भी नागरिक हो। सभी नागरिकों के लिए कौन सा अधिकार है? एकल अधिकार है। कौन सा अधिकार है? जिसको हम लोग बोलते हैं एकल अधिकार, सिंगल राइट्स है, सिंगल सिटीजन, सिंगल राइट्स, समान अधिकार है। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहते हैं। मतलब इतना सब होने के बाद भी आप ध्यान रखें भारत में बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे सांप्रदायिक राइट्स होता है जिसको बोलते हैं कॉमनल दंगा जिसको राइट बोलते हैं, जातिगत युद्ध भी होता है, भाषाई विवाद भी हमारे यहाँ भाषा का विवाद, जैसे मराठा मानुस, गुजरात में जाओगे तो लोग गुजराती बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में जाओगे तो हिंदी भाषी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये सारी चीजें होते रही। इसका यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित राष्ट्र भारत राष्ट्र के निर्माण को अपना सपना देखा, तो वह पूरी तरह पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है क्या? आप लोगों का मैसेज कह रहे बताइए, कोई डाउट है तो मैं बताता हूँ। बट स्टेट की नागरिकता के हिसाब से ही वोटिंग होता है, किसी भी स्टेट में वोटिंग नहीं कर सकते हो। अरे नहीं, वो अब परिसीमन जो होता है ना, एक परिसीमन होता है। ठीक है, परिसीमन होता है, तब परिसीमन में ना सीमा निर्धारित की जाती है और उसके दौरान वोटर लिस्ट तैयार होती है। क्षेत्र में वोट कर सकते हो लेकिन राज्य की नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। वोट देना और ठीक है, नागरिक को मतलब आप मान लीजिए आप वोट अगर आप दोगे जहां पे रहोगे वहीं पे वोट दोगे ना, नागरिकता का वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है।
समझिए इस चीज को। नागरिकता से वोटिंग, हाँ भारत के नागरिक ही वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं से मतलब भारत के नागरिक है तब कहीं से भी वोट दे सकते हैं। आपको वोट अपने स्थान से ही आपको देना। हाँ भारत में आप चुनाव किसी भी जगह से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत चुनाव छोड़ के अन्य चुनाव आप किसी भी जगह से लड़ सकते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ना, तो आप बिहार में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, अब भारत की तरफ से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न कि राज्य के हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा, देखेंगे संविधान में बहुत ऐसा बॉडी जो है, ठीक है, अंग की स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। मतलब उनको अपने आप में, ठीक है, स्वतंत्र निकाय बनाएगा, जिसको इंडिपेंडेंट बॉडीज कहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर किसी भी चेक एंड बैलेंस नहीं, अपना सर, काम खुद करते हैं, लेकिन हाँ एससी किसके, हाँ। एसटी के लिए एससी एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है लोकसभा विधानसभा में, वो किस बेसिस पे दिया गया? उसके जनसंख्या के बेसिस पे या ऐसे ही दे दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर मिलता है, ठीक है। जब भी आरक्षण की बात होगी ना, ठीक है, लोकसभा में से किसी, तो उनकी जनसंख्या के आधार पे ही दिया जाता है, ठीक है। हालांकि वो बहुत पहले हुआ था, 1971 वाला ही चला आ रहा है। अभी नया जब आएगा तो एसटी की भी सीट बढ़ेगी। मेनली मतलब आप देखोगे भारत में जो लोग जो चुनकर आए, 10 लाख की जनसंख्या पे एक कैंडिडेट को चुना गया है, ठीक है। लेकिन पहले के जनगणना के हिसाब से चला, अभी अगर 10 लाख की जनसंख्या पे अगर चुनेंगे तो अगर 5,000 पास बहुत सारे लोग चले जाएंगे लोकसभा में, उतने लोग की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें सुधार करने की जनसंख्या है। लेकिन मुख्यतः जो लोकसभा में जो सदस्य जो गए हैं वो जनसंख्या के आधार पर ही जाते हैं, सर, मेरे कहने का ठीक है। मैं जिस क्षेत्र से वो अब देख, गया वहाँ एससी और एसटी का जनसंख्या ज्यादा होगा, इसीलिए उस क्षेत्र को आरक्षित किया गया एससी एसटी के लिए। जैसे कोई क्षेत्र अगर एससी के लिए आरक्षित है तो वहाँ एससी का जनसंख्या ज्यादा होगा, इसीलिए अगर ये कोई इसी क्षेत्र बेसिस पे। एससी के लिए या फिर एसटी के लिए अगर आरक्षित है, हाँ ठीक है, हाँ तो वो कह सकते हैं जो वहाँ पे एससी एसटी की जनसंख्या अधिक रही होगी, इसलिए उस क्षेत्र को आरक्षित किया गया। जैसे बिहार में 6 जिलों, 6 लोकसभा सीट की बात करेंगे, तो आपको शेड्यूल कास्ट के लिए मतलब क्या है, एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। जबकि एसटी के लिए एक भी नहीं है। तो एसटी की जनसंख्या बिहार में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बहुत नगण्य है या फिर कम मात्रा में है, ठीक है। बाकी 6 सीट की जी बात सर। करेंगे तो यहाँ पे किस एससी के लिए दिया गया है, तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही होता है। और ये तय करना हमारा काम नहीं होता है, ठीक है। ये काम करना किसका काम है, परिसीमन आयोग, जिसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, किसका काम है, परिसीमन आयोग का काम है, ठीक है। अब परिसीमन आयोग के इस काम में हेल्प कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है, ठीक है। अब परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करती है, तो प्रेसिडेंट करती है। जब डीलिमिटेशन पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा ये सब, अभी चैप्टर में रहिए, ठीक है। स्वतंत्र निकाय की बात करेंगे, भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका एवं सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में आप देखोगे विधायिका, लेजिस्लेटिव कौन आएंगे, सांसद आते हैं, राज्य विधायिका हो सकती है। कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, गवर्नमेंट भी कार्यपालिका का ही वर्क करती है। न्यायिक अंग भी है जिसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं। बल्कि कुछ ऐसे भी स्वतंत्र निकायों की स्थापना करती है, तो इन्हें संविधान के भारत में लोकतांत्रिक तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया जाता है। मतलब संविधान के द्वारा कुछ ऐसे बॉडी की स्थापना की गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि मतलब एक तरह से आप देखेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर ऐसे बॉडी कौन कौन है, तो बहुत सारे ऐसे बॉडी है, जैसे आप देखो निर्वाचन आयोग हो गया, कैग हो गया, तो बहुत सारा बॉडी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, संसद और राज्य विधानसभा तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग सुनिश्चित किया गया है। निर्वाचन आयोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये कैसा निष्पक्ष है, निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, चुनाव करवाना, और चुनाव अच्छे ढंग से करा पाए ताकि इन पे किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का दबाव न रखे। इसलिए इनको पावर जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है, संविधान के द्वारा मिलती है। मतलब सरकार चाहते हुए भी इनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। मतलब निर्वाचन आयोग किसी भी सरकार के दबाव में नहीं काम करती है। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग किसकी चुनाव करवाती है, तो लोकसभा, संसद कह लीजिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों है। विधानसभा हो गया, भारत राष्ट्रपति हो गए, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए। इनका काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। बाकी आपको पंचायत में जो चुनाव जो होता है, पंचायत में जो चुनाव जो आपका होता है, ठीक है, वो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग है। कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है। उनका काम केवल पंचायत का ही चुनाव करवाना होता है, ठीक है। अब आते हैं राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब ऑडिट करना होता है, जांच करना होता है। तो भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखाकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, ठीक है।
कंट्रोलर क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है संक्षेप में, इनको कैग बोला जाता है। ठीक है, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं। ये भी पूछा जाता है तो जनता के पैसे के संरक्षक कौन होते हैं, तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखाकार होते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा किए गए खर्चों की मतलब क्या करती है, वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, तो सरकार जो खर्च कर रही है तो सरकार के खर्च को भी क्या करती है, जांच करती है। ठीक है, तो कैग की बात करेंगे तो ये भी आपका, ये सारे के बारे में संविधान में चर्चा किया हो, जैसे कैग के बारे में 148 से लेके 151 तक है। ठीक है, आर्टिकल्स बता रहा हूँ। निर्वाचन आयोग के लिए की बात करेंगे तो 324 से लेके 329 तक है। ठीक है, तो जिनके बारे में संविधान में जिनके बारे में जानकारी दी गई है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज भी होगी, और साथ में ध्यान में रखिएगा क्या होगी, वो संवैधानिक भी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होगी। ठीक है, तो ये सबके सब। उसके और बात करेंगे लोकसभा आयोग। तो संघ लोकसभा आयोग जो अखिल भारतीय सेवाओं, जो उच्च जो मतलब अधिकारी जो होते हैं, उच्च सीनियर ऑफिसर जो होते हैं, बड़े अधिकारी जो होते हैं, जिनका काम होता है प्रशासन को चलाना, तो संघ लोकसभा आयोग के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यूपीएससी जिसको हम लोग कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, इनके बारे में आपको भी देखने को मिला 312 से लेकर 315 तक संविधान में इनके बारे में जानकारी है। काम क्या होता है, अखिल भारतीय सेवा एवं उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अनुशासनात्मक मामलों पर किसको सलाह देगा, तो राष्ट्रपति को भी एडवाइस करते हैं। अखिल भारतीय सेवा में मैंने बताया था 3 प्रकार की सेवाएं हैं। ठीक है, जिसमें आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस बोलते हैं, सॉरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होते हैं, नॉट फॉरेन फॉरेस्ट। अगर अखिल भारतीय सेवा ऐसा सेवा होता है जो कि राज्य के द्वारा भी किया जाता है, राज्य में भी ये सर्विस करते हैं, और ये सर्विस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ भी करते हैं। मतलब आईएएस अगर कोई अगर राज्य में अगर काम कर रहा है तो हो सकता है भविष्य में केंद्र सरकार उनको अपने यहाँ भी काम कर सके। तो अखिल भारतीय सेवा का मतलब भारत में कहीं भी वो व्यक्ति, सॉरी केंद्र का भी काम कर सकती है और राज्य का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ध्यान रखिए 312 से लेकर 315 तक इनके बारे में जानकारी है। अब आते हैं जिसका तैयारी आप लोग करते हैं, राज्य लोकसभा आयोग, ये भी संवैधानिक संस्था है जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती होती परीक्षाओं का क्या करना, आयोजन करना, जो कि बीपीएससी है। अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना था। अनुशासन के मामलों पे राज्य लोकसभा आयोग राज्यपाल को सलाह देगा। अनुशासनहीनता के मामलों पर अगर बात करेंगे, फिर अनुशासन के किसी भी मामला पे संघ लोकसभा आयोग को सलाह देने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, विभिन्न प्रावधानों तथा कार्यालय कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित नीति, भारत विभिन्न वे आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता। मतलब ये सारे के सारे बॉडी की बातें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सरकार इस पे किसी भी प्रकार की दबाव न बना पाए, इसलिए संविधान के द्वारा इनको मतलब क्या किया गया, संविधान से इनको सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं आपातकालीन प्रावधान, बहुत इंपॉर्टेंट है आपातकालीन प्रावधान। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे तो सबसे पहले कहां से लिया गया है, तो ध्यान में रखना है कहां से लिया है इसको हम लोगों ने, जर्मनी के वेमर सिद्धांत से। कहां से लिए हैं, जर्मनी के वेमर सिद्धांत से। और 1935 के एक, देखिए दोनों में थोड़ा अलग अलग है, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, देखिए आपातकाल, ध्यान में रखना है आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों से संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था, देश की संप्रभुता बन रहे हैं, देश की क्या बन रहा है, इसका मतलब क्या है, देश का जो जैसे बात के संप्रभुता वो बनी हुई रहे। ठीक है, समझ गए ना। दूसरा रीजन क्या था इसको, तो दूसरा रीजन की बात करेंगे तो इसमें क्या था, एकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी। सबसे पहले सॉवरेनिटी हो गया, फिर यूनिटी हो गया, फिर आप देखोगे तो अखंडता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं। ठीक है, साथ में सुरक्षा, ये सब बनी रहे। संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कितने प्रकार का हमारे यहाँ है, तो 3 प्रकार का। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, तो 352 में दिया हुआ, ये भी आप लोग याद करते हो चाहिए। किस कंडीशन में लगाते हैं, तो युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, अगर ऐसी किसी कोई भी परिस्थिति इसमें से उत्पन्न होती है तो अशांति हो जाएगा, तो राष्ट्रपति यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। राज्य में आपातकाल की बात करेंगे जो कि राष्ट्रपति शासन लगता है।
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, ध्यान में रखिएगा, दो तरह से लगता है। एक अगर पूछेगा राज्य में आपातकाल किस हिसाब से लगेगा तो आर्टिकल 356, एक जो है 365। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब राज्य में पूरी तरीके से, ठीक है ध्यान में रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम करना बंद कर दे, मतलब फेल कर जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात करेंगे, काम करना फेल कर जाए तो 356 लगाएंगे। ठीक है, कब लगेगा? अगर मान लीजिए सेंटर किसी भी प्रकार का स्टेट को, ठीक है, डायरेक्शन देता है, अगर स्टेट उसको कंप्लाई करने से इनकार कर देता है, मतलब उसको मानने से इनकार कर देता है, तो 365 लगेगा। अब बोलोगे सर ये हम नहीं समझे, तो देखिए अगर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड के दौरान आदेश जारी किया था तो भाई साहब सबके सब लॉकडाउन करोगे, बहुत अधिक दिक्कत हो रही है, फैल रहा है, ठीक है। लेकिन इसी में केरल जैसा राज्य कहेगा ऐसा नहीं, हम अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सब कुछ सेवा चालू रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में केरल जो है केंद्र सरकार की बात मानने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, केंद्र सरकार के आदेश को पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में केरल में क्या लगेगा, 356 लगेगा या फिर 365 लगेगा, क्या लगेगा? तो ध्यान में रखना है क्या लगेगा, 365 सर। बिल्कुल 65 लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो काम ही करना बंद कर देना, तो उसके वो काम कर रहे हैं न तो उनके अधिकारी काम करे, जनता त्राही त्राही कर रही है, तो वैसे कंडीशन में माना जाएगा भाई साहब, तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, ठीक है ध्यान में रखेंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है काम करना बंद कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में 356 लगेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे और भी कुछ प्रश्न है, ठीक है। एक जो होता है जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, जिसको बोलते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी, तो ये कब लगेगा, तो जब भी लगा द ग्राउंड ऑफ फिट टू बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रेडिट ऑफ इंडिया, दैट मीन भारत की वित्तीय स्थिरता में पड़ते संकट में हो, तब जाके लगेगा 360। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत रेयर केस में अभी तक तो कभी लगा नहीं, ठीक है, ध्यान में रखना, कभी भी नहीं लगा ये। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी। तो हमारा शासन व्यवस्था कैसा था, अभी तक आप लोग देख रहे थे संघीय वाला था ना, संघीय था ना भाई, तो राज्यों को भी बहुत अधिक पावर दी गई थी ना। लेकिन जैसे ही हमने लगा दिया इमरजेंसी, जैसे लगाया, राज्यों के हाथ से सारा पावर निकल के किसके पास चली गई, केंद्र के पास चली गई कि नहीं गई? तो ये अपने में एक संघात्मक होने के बावजूद भी जैसे ही 352 लगाए, ये अपने प्रवृत्ति में कैसे हो गई, एकात्मक हो गई। ठीक है, तो इसीलिए पता चलता है भारतीय संविधान तो संघात्मक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रावधान है से संघात्मक से सीधे अपना दिशा 360 डिग्री चेंज करके कैसे प्रवेश कर जाता है, तो फेडरल से सीधे यूनिटरी मेथड में चला जाता है, एकात्मक सरकार बन जाती है। देख रहे हैं ना, जैसे 352 लगाकर राज्य से सारा शक्ति छीनकर किसे दे दिया हमने, राज्य से सारा शक्ति छीनकर किसे दे दिया, केंद्र को दे दिया। इसे संविधान में संशोधन किए गए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का हमने संविधान में संशोधन किया क्या, कुछ भी नहीं किया, केवल 352 इम्प्लाई किया। और जो हमारा देश का ढांचा कैसा था, संघीय था, फेडरल था, उससे मतलब कैसा हो गया, एकात्मक हो गया। ठीक है, तो ये हमारे संविधान का खूबसूरती कर दी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए भाई ये तो बहुत बड़ा लूपहोल्स है, लेकिन ये है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक आपातकाल के दौरान परिवर्तित होना भारतीय संविधान का एक अद्वितीय व्यवस्था है। कैसी है, अद्वितीय व्यवस्था, मतलब ऐसा कहीं भी आपको नहीं देखा जाता। अद्वितीय व्यवस्था डेट मीन्स बोल सकते हैं, इससे ध्यान रखना है कि मतलब ये यूनिटरी, इसको बोलेंगे यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैसा फीचर है, यूनिक फीचर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, हमारे संविधान में आप देखोगे तो सभी जगह पे, आप दुनिया के किसी भी देश में घूमने जाओगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट या फिर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब बोले सर 2 टायर गवर्नमेंट कहाँ है, 3 टायर गवर्नमेंट कहाँ है, तो अमेरिका में जाओगे तो वहां पे 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा। यूएसए में कैसी है, राज्य की सरकार, एक अमेरिकन सरकार, केंद्र की सरकार। चीन में चले जाओगे तो भाई वहां पे तो लोकतंत्र ही नहीं है, तो वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, केवल केंद्र सरकार होती है। रसिया में जाओगे तो वहां पर भी सेम कंडीशंस है। लेकिन भारत में आप देखिएगा, भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है, वहां पर 3 टायर गवर्नमेंट है। अब 3 टायर गवर्नमेंट की खूबसूरती क्या होती है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सरकार है, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी। शुरू में हमारे यहाँ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, शुरू में कितने प्रकार का था, 2 ही प्रकार का तो था। ठीक है, बोल्स ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन,
प्रोवाइडेड फॉर ए डुअल पॉलिटी एंड कंटेंट प्रोविजंस विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर टू सेंटर एंड स्टेट। मतलब दो ही हिस्सों में हमारा बटा हुआ था, केंद्र एवं राज्य के बीच में, लेकिन बाद में जाके इसमें तीसरे हिस्सों को भी हमने शामिल किया और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्दृष्टि। बाद में वर्ष 1992 में 2 संवैधानिक संशोधन किया गया। कौन कौन संवैधानिक संशोधन था? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और यहाँ पे हमने अपने सरकार को 2 स्तरीय से कितने स्तरीय बना दिया? 3 स्तरीय बना दिया। तो हमारे यहाँ जो सरकार है, एक सेंट्रल का है, एक स्टेट्स का है, और उसके अलावा हमारे यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है? तो एक लोकल सरकार भी है, ठीक है। तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, और साथ में क्या है? तो साथ में लोकल, जो कि विश्व में किसी और संविधान में ऐसी खूबसूरती आपको नहीं देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है, जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब डाला गया तो एक नया भाग भी जोड़ा गया। तो जो नया भाग जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, कौन सा पार्ट था ये? किस पार्ट को ऐड किया गया? ठीक है, तो पार्ट 9 को ऐड किया गया, ठीक है। एक नया शेड्यूल भी जुड़ गया, 2 नए शेड्यूल जुड़े। कौन कौन से जुड़े? एक ध्यान में 11 जुड़ा, उसको जोड़ के 11 शेड्यूल को 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया। और इसमें किसको संवैधानिक मान्यता दे दी? ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे तो संवैधानिक मान्यता किसे मिल गई? तो पंचायत को मिल गई। किसे मिल गई? पंचायत को मिल गई, ठीक है। फिर जाके संविधान में एक नया भाग जुड़ता है, ध्यान में रखना है। मैं सॉरी 9 बोल दिया मैं, ठीक है, 11 होगा, ठीक है। सॉरी, अनुसूची में मैंने 9 बोला था क्या? नहीं नहीं, ठीक है, इसमें 9 बोला था, ठीक है, इसमें 11 है, ठीक है। अगर पार्ट अगर पूछेगा तो 9 होगा, अनुसूची अगर पूछेगा तो 11 होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछेगा तो 73 होगा। अब आते 74 की बात करेंगे तो 74 में कौन सा पार्ट जुड़ेगा? पार्ट तो वही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। सूची कौन सा जुड़ेगा? अनुसूची कौन सा? तो 12th हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 12th हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। और उसके अलावा हाँ, ठीक है, एक नया भाग को भी जोड़ा गया, जैसे इसको ध्यान रखें, 9, 11 और 73, ठीक है। 9 का सब क्लोज ए, 12 और 74, याद आएगा ना? ये 9 पार्ट है, 11 शेड्यूल है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फिर 9 का ए है, 12 शेड्यूल है और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9A को जोड़ा गया, 12 शेड्यूल को जोड़ा गया, अनुसूची जिसको बोलते हैं, और किसको शामिल किया गया? तो नगर पालिका को शामिल किया गया, मतलब शहरी निकाय को शामिल किया गया, मतलब शहरी स्थानीय सरकार हो गया। और पंचायत जो है ग्रामीण स्तरीय सरकार है, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय सरकार है। तो ये जो चीजें जो है आपको दुनिया के किसी भी देश में 3 टायर ऑफ सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। अब आगे चल के एक और भी चीज किया गया, सहकारी समिति को शामिल किया गया। ये बीपीएससी में इसे कई बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और इसका आर्टिकल्स वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सहकारी समिति आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं, ठीक है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। संवैधानिक संशोधन बताइए कितने नंबर का है? ये कितने नंबर का है? तो 97वां नंबर का है, ठीक है। 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा संरक्षण प्रदान किया गया। इस संदर्भ में इनमें 3 परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन किए गए? तो ये बहुत आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है? तो इसमें सहकारी समिति गठन करने का अधिकार की बात करेंगे तो उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आपका क्या? आपका फंडामेंटल राइट है। कौन सा अनुच्छेद की तरफ फंडामेंटल राइट है? क्या बताओगे? आर्टिकल्स बताइए, कौन सा आर्टिकल्स है? तो आर्टिकल्स 19। और साथ में आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट के अलावा, ठीक है, इनको डीपीएसपी में भी जोड़ दिया गया। और डीपीएसपी में किसमें जोड़ा गया? तो ध्यान रखेगा 43 के बी में जोड़ा गया। ये क्या लिखा है भाई? जो भी हो 43 बी है, ठीक है, आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। 43 के किसमें? बी में जोड़ा गया। आप यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है, जैसे इसमें संविधान में एक नया भाग जुड़ गया। कौन सा नया भाग जुड़ गया? तो 11 का बी, ठीक है। तो ध्यान रखा 11 का बी को जोड़ा गया, ये ध्यान में रखना है। और इसको सहकारी समिति या कोऑपरेटिव हाँ, ये 9 का बी होगा ना? सर 9 में आपका क्या मिलेगा? पंचायत। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, वो गलती बोला गया, ठीक है। और 9 के ए में क्या है? नगर, ठीक है। 9 का बी में क्या होगा? ये बार बार इधर उधर चला जाता है, क्या बोलते हैं इसको यार? सहकारी। ध्यान में रखना है, क्लियर?
9 में पंचायत, 9 के ए में ये सब कैपिटल में होगा, ठीक है, ध्यान रखिए कैपिटल है इसमें, ठीक है। और 9 के बी में क्या होगा, सहकारी, ठीक है, समझ गए। और इसके जो आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 243 जेड है, 243 जेड तक, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे तो नहीं। एक बार रिपीट कर दीजिए, 9 में क्या है, 9 में पंचायत। क्या है, पार्ट 9 में, पंचायत है सर। और 9 के ए में, नगर। 9 के ए में भी पंचायत है, 9 में भी पंचायत है, नगर। बिल्कुल ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, नगर निकाय बोलेंगे, फिर शहरी स्थानीय सरकारें बोलेंगे, ठीक है। 9 के बी में सहकारी समिति। तो सहकारी संस्था है, ठीक है। और बात करेंगे पंचायत के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन करना पड़ा, कितने नंबर का था, 73वां। कितने नंबर का था, 73। संवैधानिक संशोधन पूछ रहा हूँ तो पाठ बता रही है, मन नहीं लग रहा है क्या आज पढ़ने में किसी को, 73 का था, ठीक है। और स्थानीय सरकार की बात करेंगे, शहर का 74। 70, आवाज ही नहीं आ रही, 74, ठीक है। और इसका सहकारी समिति के लिए 97, ठीक है। कब हुआ था सहकारी समिति वाला, तो 2011 में, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ तो 9 का भी, हाँ अब आ गया आवाज। संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया जिसको बोलते हैं 9 के बी के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से मतलब फ्री होकर तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायकों को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने का भी शक्ति प्रदान करता था। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा क्या, सहकारी समिति को लेकर क्या संसद के अलावा राज्य की जो विधायिका है वो भी कानून बना सकती है क्या, तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये बहुत बार पूछा गया, राज्य की विधायिका भी सहकारी समिति को लेकर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। ये पूछा हुआ प्रश्न है इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह है उसको आपको ध्यान में रखना है। कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान का आलोचना, संविधान की आलोचना क्यों करते, क्या रीजन जो है संविधान का आलोचना करते हैं, ठीक है। तो अगर संविधान का विशेषता अगर लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखोगे, संविधान की निम्नलिखित विशेषता है, तो कौन कौन सा विशेषता है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता, सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जो पार्टी बताई है वो लिख देना आप, ठीक है। दूसरी बात करेंगे विभिन्न स्रोतों से विहित है, मतलब डिफरेंट, बहुत सारे अलग अलग देशों से लिया गया है। सब में ध्यान रखा है, सब में माइंड मैप बनेगा, ऐसा नहीं कि सीधे उतार देना है, माइंड मैप पे बनाओगे, अब इसमें लिखोगे डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, वो सब माइंड मैप के थ्रू आप लोग बनाएंगे, ठीक है। नम्यता और अनम्यता के बीच का मतलब समन्वय है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच का मतलब मिश्रण है, ठीक है। उसका एकात्मक की ओर झुकाव है तथा संघीय व्यवस्था, मतलब हमारा सिस्टम की बात करेंगे फेडरल है, लेकिन झुकाव किधर है, तो ध्यान बायस्ड है थोड़ा किसके तरफ, यूनिटरी की तरफ, ठीक है। उसके बाद आप क्या बताओगे, तो ध्यान सरकार का कौन सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ क्या है, गवर्नमेंट है। साथ में बात करेंगे तो संसदीय संप्रभुता है, ठीक है, मतलब संसद की बात करेंगे उससे संप्रभुता, और सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे ना, न्यायिक की बात करेंगे, जुडिशरी सिस्टम की बात करेंगे, सर्वोच्चता है, ठीक है, सुप्रीम है, ठीक है। उसके बाद एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, क्योंकि हमारा जुडिशरी कैसा है, कैसा है, ठीक है, फ्री है, ठीक है, और साथ में एकीकृत है, मतलब इंटीग्रेटेड है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर विशेषता लिखने में स्किप कर सकते हो, क्योंकि नागरिक के अधिकार को, ठीक है, ये स्वतंत्रता नहीं देता, हालांकि नागरिक अधिकार पर रोक लगाता, हालांकि ये भी हमारे संविधान में है, हालांकि विशेषता में अच्छी चीजें लिखी जाती है और मौलिक कर्तव्य अच्छी चीजें नहीं है, ठीक है। अगर नागरिक अधिकार को कहीं ना कहीं से रोक लगाता है ये, ठीक है। डीपीएसपी की बात करेंगे, ये भी आपको लिखना है, साथ में आप क्या लिखोगे, सेकुलर स्टेट है हम लोग, सेकुलर कंट्री नहीं, सेकुलर स्टेट लिखेंगे, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार जो कि अभी मैंने आपको पढ़ा है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास, हमारी न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है, ठीक है। इमरजेंसी का प्रोविंसेस दिया हुआ है, प्रोविजन इमरजेंसी के। बात करेंगे तो राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन है, फ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे। उसके बाद करेंगे सहकारी समितियां है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। और कल हम लोग संविधान की आलोचना पढ़ेंगे, तो संविधान की आलोचना क्यों की जाती है, तो उधार का संविधान बहुत सारी चीजें निकल कर आती है, ठीक है। 1935 के कार्बन कॉपी कहते हैं, गांधीवादी विचारधारा से बहुत दूर है, बहुत ही मतलब एलिफेंट साइज का बना रखा है, महाकाय आकार है,
गैर भारतीय अथवा भारतीयता का विरोधी है, तो ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो चलिए कल आप लोग आलोचना पढ़कर आइएगा और विशेषता लिख के ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन डाल दूंगा कि विशेषता, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया है क्या, लिखा है क्या विशेषता? उस वाले क्वेश्चन में तो हाँ। विशेषता ही तो